नमस्कार। आज के इस कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृति संवर्धन अथवा विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत 3 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला है उद्विकासीय संप्रदाय, दूसरा है प्रसारवादी संप्रदाय और तीसरा है प्रसंस्कृति ग्रहण संप्रदाय। सबसे पहले हम लोग उद्विकासीय संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारंभ के वैज्ञानिकों ने समाज और संस्कृति के विकास से संबंधित उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसके अंतर्गत उद्विकासीय सिद्धांत की मान्यताएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला बिंदु है मानव की मानसिक एकता एवं आविष्कार का अभ्युगम। इसके अंतर्गत बच्चों विभिन्न समाजों की संस्कृतियों के विकास तथा उनमें समानताओं और भिन्नताओं के कारणों पर विद्वानों ने प्रकाश डाला है। इन विद्वानों की मान्यता है कि सभी समाजों के मानवों की बुद्धि एक सी होती है। समान परिस्थितियों में वह समान रूप से प्रतिक्रिया करता है। मानव के इस गुण को विकासवादी मानव जाति की मानसिक एकता का गुण कहते हैं। उनकी यह भी मान्यता है कि समाज और संस्कृतियों की समानता तथा भिन्नता का कारण पर्यावरण की भिन्नता एवं आविष्कार है। इनकी मान्यता है कि विभिन्न समाजों का पर्यावरण समान होगा तो उनमें किए गए आविष्कार भी एक से होंगे। अनुकूलन पर्यावरण में समाज जल्दी और अधिक आविष्कार करके अपनी संस्कृति का विकास तीव्र गति से करता है। प्रतिकूल पर्यावरण में समाज आविष्कार कम करता है अथवा नहीं कर पाता है। इस कारण वह समाज तथा उसकी संस्कृति विकास क्रम में पिछड़ जाती है। उद्विकासवादियों ने संस्कृतियों की समानता को आविष्कारों के द्वारा समझाने का प्रयास भी किया है। बच्चों, इन आविष्कारों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वतंत्र आविष्कार और दूसरा है समानांतर आविष्कार। बच्चों, उद्विकासियों की मान्यता है कि मानव समाज परिस्थितियों में सभी स्थानों तथा कालों में समान रूप से सोचता है, प्रतिक्रिया करता है तथा स्वतंत्र आविष्कार भी करता है। इन विद्वानों के अनुसार जब एक समाज बिना किसी अन्य समाज की सहायता एवं संपर्क के स्वयं कोई आविष्कार करता है तो वह स्वतंत्र आविष्कार कहलाता है। जब 2 या अधिक समाज स्वतंत्र रूप से बिना परस्पर एवं सहायता के एक ही काल में एक ही प्रकार का आविष्कार करते हैं तो वैसे स्वतंत्र आविष्कार समानांतर आविष्कार कहलाते हैं। उद्विकासवादी सिद्धांत की दूसरी विशेषता या मान्यता है सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तन। बच्चों, सामाजिक मानव शास्त्रियों तथा अनेक सामाजिक विज्ञानों के उद्विकासवादियों कॉम्टे, स्पेंसर, टाइलर, मॉर्गन आदि की मान्यता है कि समाज, संस्कृति और इनके विभिन्न अंगों जैसे धर्म, परिवार, विवाह, कला, विचार आदि का विकास सर्वदा सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है तथा उनमें उद्विकास की क्षमताएं विद्यमान होती है। इन विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन की घटनाओं से संबंधित उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसमें उन्होंने यही सामान्यीकरण किया है कि वस्तु का विकास समय के साथ साथ सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। कॉम्टे और स्पेंसर ने समाज और धर्म के संबंध में यही पाया। मॉर्गन ने संस्कृति का विकास सरल से जटिल बताया। इनके अनुसार प्रारंभ में मानव जंगली अवस्था में था, फिर गंवार अवस्था में विकसित होकर सभ्य जटिल अवस्था में विकसित हुआ। तीसरा बिंदु है सीधी रेखा में परिवर्तन। बच्चों, उद्विकासवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि संस्कृतियों तथा समाजों में परिवर्तन सीधी रेखा में
तथा ऊपर की ओर होता है, जिससे इनका तात्पर्य है कि एक बार परिवर्तन आगे की ओर हो जाने के बाद घटना अर्थात संस्कृति आदि अपनी पूर्व अर्थात कम विकसित अवस्था में नहीं आ सकती। परिवर्तन अथवा उद्विकास की दिशा सर्वदा आगे की ओर ही रहती है और वह पुनः वापस नहीं लौट सकती। उद्विकास सरल से जटिल दिशा में तथा सीधी रेखा में होता है, जो कि वापस नहीं लौटता है। इसका चौथा बिंदु है निश्चित चरणों में परिवर्तन। बच्चों, सामाजिक उद्विकासवादियों ने समाज, संस्कृति आदि का विकास जीव जगत की तरह से निश्चित चरणों में होना बताया है। जिस प्रकार से डार्विन ने एक कोशीय जीव अमीबा से निश्चित चरणों में विकास के क्रम को स्पष्ट करते हुए मानव जीव का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव सिद्ध किया था, उसी प्रकार से कॉम्टे, स्पेंसर, टाइलर और मॉर्गन आदि ने भी सामाजिक घटनाओं का उद्विकास निश्चित चरणों में स्पष्ट किया है। समाज और संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था के चरण सरल होते हैं। प्रत्येक विकास का अगला चरण जटिल होता है और विकास का अंतिम चरण जटिलतम होता है। इन विभिन्न चरणों के संबंध में सामाजिक उद्विकासवादियों की मान्यता है कि कोई भी समाज अथवा संस्कृति विकास के इन चरणों से होकर गुजरती ही है, बीच का कोई चरण छूटता भी नहीं है। उदाहरण के लिए मार्क्स के अनुसार समाज आकेटक, चरागाही, कृषक, औद्योगिक तथा साम्यवाद की अवस्थाओं में होकर विकसित होता है और इन चरणों में से सभी समाजों को आवश्यक रूप से गुजरकर ही विकास की जटिलतम अवस्था में पहुंचना होता है। इसका पांचवा बिंदु है निम्न विभेदीकरण से उच्च विभेदीकरण। बच्चों, सरल, सादा, सीधे और छोटे समाजों जैसे आदिम समाजों में श्रम विभाजन तथा विभेदीकरण न्यूनतम होता है। दुर्कीम, स्पेंसर आदि उद्विकासवादियों की मान्यता है कि जैसे जैसे समाज सरल से जटिल अवस्था में विकसित होता है, वैसे वैसे उनमें श्रम का विभाजन तथा विभेदीकरण भी न्यून से अधिकतम होता है। जीवों की तरह संस्कृति भी जटिल से जटिलतम की ओर विकसित हो जाती है। अधिक जटिल विकसित जीवों में अनुकूलता का गुण भी पाया जाता है। छठा बिंदु है निम्न श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन। दुर्कीम की मान्यता है कि समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था में श्रम विभाजन का अभाव होता है अथवा बहुत निम्न श्रम विभाजन होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उसमें श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। जटिलतम समाज में श्रम विभाजन जटिलतम तथा अधिकतम होता है। आदिम समाजों में न्यूनतम श्रम विभाजन होता है तथा अधिकतम विकसित समाजों जैसे महानगरों में अधिकतम श्रम विभाजन होता है। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि संस्कृतियों के विकास के क्रम में श्रम विभाजन की न्यूनता तथा अधिकता को देखा जा सकता है। इसका सातवां बिंदु है न्यूनतम विशेषीकरण से अधिकतम विशेषीकरण। बच्चों, समाजों और संस्कृतियों के उद्विकासी क्रम में जीव जगत की तरह से जैसे जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि हो जाती है, वैसे वैसे उनके विभिन्न अंगों का विशेषीकरण भी होता जाता है। इसको जीव जगत तथा सामाजिक जगत के उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे बच्चों, जीव जगत में सरलतम जीव एक कोशीय जंतु अमीबा में उसकी कोशिका दीवार चलने फिरने, पानी में तैरने, श्वास लेने, भोजन पचाने, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने तथा प्रजनन की क्रिया आदि करती है। लेकिन अधिकतम जटिल जीव मानव में चलने फिरने के कार्य को करने के लिए पैर, श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े, भोजन पचाने के लिए पाचन नली, खून के दौरे के लिए हृदय आदि विभिन्न अंग कार्य करते हैं, तो वो एक दूसरे पर परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। बच्चों, उसी प्रकार से सरलतम छोटे आदिम समाज में सभी परिवार भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था करते हैं। उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय की इकाई होता है।
परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया, प्रबंधक, पुरोहित, न्यायाधीश और सेनापति आदि के सभी कार्य परिवार के सदस्यों के लिए करता है। नगरीय और महानगरीय जटिलतम विकसित समाज में सभी सुख सुविधाओं के लिए विशेषीकृत समितियां होती है, जैसे पानी के लिए जलदाय विभाग, बिजली के लिए बिजली बोर्ड आदि। उद्योग विकासवादियों ने अन्य घटनाओं के विकास के क्रम से विशेषीकरण को महत्वपूर्ण 8वां बिंदु है न्यूनतम अन्योन्याश्रितता से अधिकतम अन्योन्याश्रितता। बच्चों, इसके अंतर्गत समाज और संस्कृतियों की जब न्यूनतम विकास की अवस्था होती है तब उनकी संरचना की इकाइयों में भी न्यूनतम पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्याश्रितता होती है। स्पेंसर का कहना है कि उनमें विभेदीकरण न्यून होने के कारण ऐसा होता है, लेकिन जब समाज, संस्कृति, राज्य आदि का विकास हो जाता है तथा उनमें परस्पर निर्भरता बढ़ जाती है, दुर्कीम के अनुसार श्रम विभाजन विशेषीकरण में वृद्धि करता है, जो कि संगठन के विभिन्न अंगों को एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित कर देता है। उनमें निर्भरता बढ़ने से परस्पर सहयोग भी बढ़ जाता है, जो कि स्वायवीय एकता पैदा करता है। अंतिम और 9वां बिंदु है अवशेष। बच्चों, इसके अंतर्गत डार्विन ने अवशेषों के द्वारा जीवों के उद्योग विकास के क्रम को प्रामाणिकता प्रदान की थी। उनके अनुसार जब कोई जीव सरल अवस्था से जटिल अवस्था में विकसित होता है तो उस जटिल अवस्था वाले जीव के शरीर में कुछ अंग अवशेष के रूप में बने रहते हैं। सरल जीव में जो अंग कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो अंग उस जीव से अधिकतम विकसित जटिल जीव में कुछ भी कार्य नहीं करता है। इसे निष्क्रिय अंग को अवशेष कहते हैं और इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं। बच्चों, मानव शरीर में अपेंडिक्स, टेल बोन, अक्कल दाढ़ आदि अनेक अवशेष हैं। मानव के पूंछ नहीं है, लेकिन टेल बोन है जो शरीर से पूंछ को जोड़ती है। मानव से कम विकसित पूंछ वाले बंदर आदि में यह महत्वपूर्ण है, शरीर से पूंछ को जोड़ने का कार्य करती है। मानव शरीर में अपेंडिक्स है, परंतु वह कोई भी कार्य नहीं करती। मानव से कम विकसित जीवों जैसे बंदर आदि में वह पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार बच्चों, जीवों के विकास क्रम को निश्चित करने में अवशेषों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो सभी जो बातें हैं या विशेषताएं हैं या मान्यताएं हैं जो कि खुद विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रसारवादी अथवा ऐतिहासिक संप्रदाय। बच्चों, इसके अंतर्गत प्रसारवादी सिद्धांत का जन्म उद्विकासीय सिद्धांत की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। उद्विकासवादी इस बात पर महत्व दे रहे थे कि सांस्कृतिक विकास कुछ आंतरिक कारणों के परिणाम स्वरूप तथा स्वतः होता है और इसमें बाह्य कारणों का कोई योगदान नहीं होता। किंतु अनेक विद्वानों ने उद्विकासवादियों के इन तर्कों को नहीं माना। क्यों? क्योंकि संस्कृतियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनेक सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान विभिन्न सांस्कृतिक समूहों से हुआ है। और बच्चों, प्रसारवादियों का मानना है कि जब विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का परस्पर संपर्क होता है तो उनमें एक दूसरे के धर्म, प्रथा, कानून, रीति रिवाज, भाषा, वस्त्र, कला, भोजन और बर्तन आदि वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान होता है। अर्थात यदि दो समूह एक दूसरे के समीप निवास करते हैं तो उनमें पारस्परिक संबंध अवश्य स्थापित होता है। अधिक शारीरिक निकटता होने पर सांस्कृतिक प्रसार के भी अवसर होते हैं। इससे एक स्थान को सांस्कृतिक तत्व दूसरे स्थानों पर फैलते हैं। इसे प्रसारवाद के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन काल में
घुमक्कड़ जनजातियां सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थी। इस प्रकार के घूमने से सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हो सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक संस्कृति का प्रसार कई स्थान पर हुआ है। प्रसारवादियों ने इसे समझाने के लिए कुछ विशेषताएं बताई है। जैसे साधारणतया प्रसार उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति की ओर होता है। दूसरा, प्रसार की स्थिति में सांस्कृतिक तत्वों में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे वे स्वयं को नवीन पर्यावरण के अनुरूप बना सके। तीसरा है, कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह की संस्कृति को भी उसी समय ग्रहण करता है जब उसके लिए वह उपयोगी और अर्थपूर्ण हो। चौथी विशेषता है, सांस्कृतिक प्रसार के परिणाम स्वरूप ग्रहण करने वाले समूह में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। अनेक बार प्रसारित होने वाले सांस्कृतिक तत्व अपने आप ही दूसरे समूह में घुल मिल जाते हैं और अनेक बार यह कई परिवर्तनों के लिए भी उत्तरदायी हो जाते हैं। इसके पश्चात तीसरा बिंदु है परसांस्कृतिक ग्रहण संप्रदाय। बच्चों, इसके अंतर्गत प्रसारवादियों की मान्यता थी कि जब संस्कृति तत्व या संस्कृति तत्व समूह दूसरी संस्कृति में फैल जाते हैं तो उसे संस्कृति प्रसार कहते हैं। बच्चों, अर्थात एक संस्कृति तत्व के समूह का दूसरे संस्कृति समूह से संपर्क होने पर प्रसार होता है, किंतु कभी-कभी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के बहुसंख्यक संस्कृति तत्व एवं संस्कृति तत्वों समूहों को ग्रहण कर लेती है अथवा पूर्व संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के प्रभाव के कारण जीवन के संपूर्ण तरीकों को ग्रहण कर लिया जाता है, तो इस विधि को परसंस्कृति ग्रहण कहा जाता है। बच्चों, आप सभी ने आज इसका अध्ययन किया और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।